नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हो गए राहुल गांधी। कहा आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद भी पीएम पर कोई एक्शन नहीं ले रहा चुनाव आयोग। जी हाँ, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आखिरकार क्यों दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। इंडिया गठबंधन के एम के स्टालिन ने बीजेपी को घेरा, कहा तमिलनाडु के लोगों का अपमान किया है। दरअसल बीजेपी की एक नेता कह रही हैं पूरे तमिलनाडु को जिम्मेदार ठहराई बम ब्लास्ट के लिए जो बेंगलुरु में हुआ था। क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। कहा CAA के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। और क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी फटकार बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी। दरअसल दूसरों के नाम छीनकर देने पर भड़क गया है सुप्रीम कोर्ट। बताएंगे क्या है ये मामला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, अब चुनाव आयोग नहीं देखेगा। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं लेकिन पीएम के ऊपर चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता। अगर अभी हमारे किसी नेता ने आचार संहिता का उल्लंघन किया होता तो या तो उसको सस्पेंड करता चुनाव आयोग या फिर उसके प्रचार पर रोक लगा देता। उन्होंने कहा कि फिलहाल सब लोग देख रहे हैं। और दोस्तों याद होगा आपको, जब चुनाव आयोग से ये सवाल भी पूछा गया था कि जब बीजेपी के खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह उल्लंघन करते हैं आचार संहिता का तो आप उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते, तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया था। और कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा था, चुपचाप हो जाता था वो जैसे ही इन सवालों के जवाब मांगे जाते थे। तो मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने अब मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खोल दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी बोले आखिरकार बीजेपी चाहती क्या है, देश का विभाजन करना चाहती है या देश को बांटना चाहती है। आपको बता दें, ओवैसी ने सवाल उठाया है कि CAA की ज़रूरत इस देश में नहीं थी, लेकिन बीजेपी का CAA लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो देश के मुसलमानों को एक तरफ करना चाहती है और जानबूझकर CAA के नाम पर एक गेम खेला जा रहा है। दोस्तों अभी भले ही बीजेपी ये कह रही है कि CAA जो है यहाँ पर सिर्फ कानून देने का है, लेकिन उसमें भी वो एंटी मुस्लिम विरोधी कानून लेकर आई है क्योंकि मुसलमानों को वो नागरिकता नहीं दे रही है। इसी के साथ साथ बीजेपी दोस्तों आगे खेल खेलेगी कि वो CAA के साथ NRC भी जोड़ सकती है आगे चल के। और इससे क्या होगा दोस्तों कि जो बेचारे पहले से ही मुस्लिम देश में रह रहे हैं बहुत सालों से उनको भी निकाल दिया जाएगा, जिनके पास शायद कुछ होंगे नहीं प्रमाण पत्र वगैरह। उनसे कहा जाएगा कि तुम इस देश के हो या नहीं, नागरिकता साबित करो सिर्फ मुसलमानों से। तो इसी को लेकर ये बवाल मचा हुआ। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूँगा कि इस वक्त बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति इसलिए कर रही है क्योंकि उसको दोस्तों लोकसभा में वोट पाना है चुनाव के लिए। और ये बात दोस्तों साबित हो जाती है कि बीजेपी देश की विचारधारा के साथ खेल रही है। देश का जो आज भाईचारा है, जो विचारधारा है, उसको ख़त्म कर बीजेपी जो है यहाँ पर सिर्फ अपना भला चाहती है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, इस देश की जनता एक चीज़ समझ चुकी है कि इस देश की जनता ने दोस्तों बहुत कुछ खोया है। आगे चलकर वो इस सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। अखिलेश बोले फिलहाल इंडिया गठबंधन की ताकत से डरी हुई है बीजेपी। इंडिया गठबंधन है सबसे ज़्यादा ताकतवर क्योंकि जनता का साथ है उसके साथ। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश का कहना है कि फिलहाल पूरी 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा, इसीलिए बीजेपी में डर है। उन्होंने कहा कि इस बार पीडीए और इंडिया गठबंधन का साथ मिलकर हम उत्तर प्रदेश में एक नई कहानी लिखेंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी को इससे डर लग रहा है, बीजेपी नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीते। यही नहीं, अखिलेश ने यह भी दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी इंडिया गठबंधन से खास कर दोस्तों नाराज थी और उसको हटाना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश की विचारधारा भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है, देश के लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है। क्या दोस्तों ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है कि आप देश की सभ्यता विचारधारा को पूरी तरीके से ख़त्म करने जा रहा हो। यही कारण है जो लगातार भड़कते हुए इस पर नजर आए यहाँ पर। और दोस्तों मैंने तो पहले भी कहा और फिर कहूँगा, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके की बयानबाजियाँ करते हैं और जो बयानबाजियाँ हमें सुनाई देती हैं, उससे तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी देश की विचारधारा के साथ सिर्फ खेलने का काम
कर रही है और अखिलेश ने साफ कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, चुनाव आयोग की हरी नींद में भड़क गई कांग्रेस। जी हाँ, पूरी कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष ने लगाए चुनाव आयोग पर बड़े आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, चुनाव आयोग सो रहा है और उधर हेमंत विश्वकर्मा और बीजेपी की नेता ने विवादित बयान दे डाला है। पहले हेमंत विश्वकर्मा की बात कर लेते हैं हम। हेमंत विश्वकर्मा ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया दोस्तों, उसमें वो कह रहे थे चाहे कांग्रेस से कोई भी जीते मैं उसको बीजेपी में लेकर आऊँगा, खुद बीजेपी ज्वाइन कराऊँगा। अब आप समझिए, खुलेआम कह रहे हैं एक तरीके से वो दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी में लोग या तो ईडी सीबीआई के डर से चले जाते हैं दूसरी पार्टियों के नेता, या फिर उनको खरीद लिया जाता है। तो हेमंत विश्वकर्मा खुलेआम कह रहा है कि वो कांग्रेस के नेताओं को, जीते हुए को बीजेपी में शामिल करवाएंगे, खुद अगर वो जीत भी गए तो। यही नहीं दोस्तों, अब बीजेपी की एक नेता हैं, उनका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और एम.के. स्टैलिन जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं और पूरा कांग्रेस हमलावर हो गई है। दरअसल आपको बताते चलें, जो बीजेपी की नेता हैं उन्होंने जो है यहाँ पर पूरे के पूरे जो यहाँ पर मजाक उड़ा डाला एक तरीके से तमिलनाडु का। उन्होंने जो है जमकर एक तरीके से एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बेंगलुरु में आकर बम रख कर चले जाते हैं, यानी कि वो जो बेंगलुरु में ब्लास्ट हुआ था दोस्तों, उसका जिम्मेदार वो पूरे के पूरे उसको तमिलनाडु को बता रही हैं। अब आप समझिए दोस्तों, अगर किसी एक ने कुछ गलती की है तो क्या उसके लिए दोस्तों पूरे के पूरे राज्य को आप जिम्मेदार ठहराओगे कि पूरा राज्य बम से उड़ाने वाले लोग रहते हैं या वहाँ पर आतंकवादी रहते हैं जो आप कह रही हो कि तमिलनाडु के लोग यहाँ आकर बम रख कर चले जाते हैं। इसी के ऊपर बवाल मचा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अभी प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले बल्कि दोस्तों, तमिलनाडु में जाकर वोट मांग रहे हैं। 1 दिन पहले ही मांग रहे थे और कह रहे थे तमिलनाडु से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, समझे आप लोग, मैं यहीं का हूँ बहनों और भाइयों। लेकिन अब उनकी ही नेता तमिलनाडु के लोगों को धमाका करने वाला बता रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और एम.के. स्टालिन ने तो लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख डाली है। कहा फिलहाल बीजेपी के लोग और बीजेपी के तमाम वर्कर इस तरीके की बातें करते हैं। खुद प्रधानमंत्री तमिलनाडु में आकर पहले तो वोट मांगते हैं और फिर तमिलनाडु के लोगों का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। सीधी सी बात यह है दोस्तों, इससे बीजेपी को ही नुकसान है। जाहिर सी बात है, तमिलनाडु को लोगों को बुरा भला बोला गया है। इससे साफ दिखाई देता है कि तमिलनाडु में बीजेपी की दाल गलने से रही, भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर आग बबूला हो गए दोस्तों। जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, नारी शक्ति वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। नारी शक्ति का तो कोई जिक्र था ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि एक यहाँ से भीड़ में से बार बार आवाज़ आ रही है कि राजा ईवीएम से डरता है। राहुल गांधी ने कहा ऐसी एक शक्ति है जिसके नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, जिससे वो डरती है। राहुल गांधी ने दोस्तों धन शक्ति की बात की थी, लेकिन बीजेपी ने उसे घुमाकर ये कह दिया, नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में, कि अभी 1 दिन पहले इंडिया गठबंधन के लोग आए थे, वो कह रहे थे कि फ़िलहाल एक शक्ति है जो हमसे खासकर कर लोगों को रोकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए यहाँ की माता बहनाएं बुजुर्ग सब मेरी शक्ति हैं। अब आप समझिए इस बयान को कहाँ घुमा कर ले गए प्रधानमंत्री, महिलाओं के ऊपर। जबकि दोस्तों राहुल गांधी ने उस शक्ति की बात की थी, हिंदुत्व की, कि प्रधानमंत्री हिंदुत्व की शक्ति का सहारा लेते हैं, और नोट बल की शक्ति की उन्होंने बात की थी। लेकिन बीजेपी ने इस बयान को घुमा फिराकर उल्टा सीधा कर दिया, जिसको लेकर खड़गे भड़क गए। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी का सिर्फ यही काम है, एक दूसरे को दूसरे से लड़वाना और झूठ फैलाकर वोट पाना। सबने देखा कि अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी ने कैसा झूठ फैलाया कि अशोक गहलोत उनको 5 लाख दे रहे हैं, मुसलमानों को ज़्यादा दे रहे हैं जिनके यहाँ पर मृत्यु होती हैं। जबकि दोस्तों अशोक गहलोत हिंदू भाइयों को ही ज़्यादा दे रहे थे, मुस्लिमों को तो कम ही मिल रहे थे। अगर किसी घर में कोई को की हत्या हो जाती या किसी को मार दिया जाता, उस मुआवजे को लेकर भी बीजेपी ने राजनीति की थी, और इसी को लेकर अशोक गहलोत ने बताया भी था। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से लगा बीजेपी को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट का दरवाज़ा अब खटखटा दिया है हाई कोर्ट का, सॉरी, जो है केजरीवाल ने। दरअसल पूरा मामला है ईडी के समन को लेकर। सब जानते हैं कि बीजेपी बार बार ईडी के समन के बावजूद भी, ईडी जो है दोस्तों वो अरविंद केजरीवाल को बार बार अपने पास बुला रही है। अब ये मामला काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि अभी हाल ही में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को
कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बॉन्ड भरकर बेल दे दी थी। ऐसे में दोस्तों फिर से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नवीं बार यानी कि 9th बार वो भेज दिया समन कि आपको पेश होना पड़ेगा, जिसके बाद केजरीवाल ने फिर से उस समन को धत्कार दिया है कि वो नहीं जाएंगे। यही कारण है दोस्तों जो अब अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंच गए हैं कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कोर्ट ने कह दिया कि ये मामला अभी हमारा कोर्ट में चल रहा है, ईडी को जल्दी क्यों है। उसके बावजूद भी दोस्तों ईडी ने केजरीवाल को एक और समन भेज दिया, जिसको लेकर बवाल मच गया है। केजरीवाल बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा है कि बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा है, वो उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। और दोस्तों जानबूझकर केजरीवाल को ये नोटिस बार बार भिजाया जा रहा है ताकि केजरीवाल को परेशान किया जा सके। वैसे तो बीजेपी का इरादा केजरीवाल को गिरफ्तार करने का है, लेकिन केजरीवाल ने अब ये याचिका हाई कोर्ट में दायर की है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मुझे बार बार ईडी नोटिस भेज रही है। यही कारण है जो अब अरविंद केजरीवाल के इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने 22 जून को बुलाया है इस मामले में। तो अब देखेंगे कि फ़िलहाल 22 जून को क्या होने वाला है इस मामले का रिज़ल्ट। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। संजय रावत बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, लोगों में झूठ फैलाना और लोगों से वोट मांगना। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया है। संजय रावत का कहना है कि बीजेपी धर्म के आधार पर वोट मांगने का काम करती है। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल राहुल गांधी जिस शक्ति की बात कर रहे थे वो महिलाओं की शक्ति थी वो, और जो है वो ख़ास करके पैसे की बात कर रहे थे कि बीजेपी के पास जो पैसा है दोस्तों वो ख़ास कर कुछ बुरी शक्तियां हैं। तो जाहिर सी बात है, लेकिन इस बयान को बीजेपी ने घुमा फिरा कर बताया, जिसको लेकर संजय रावत भड़क गए। संजय रावत ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री जानबूझकर ऐसे बयानों को घुमा फिरा कर बताते हैं ताकि दोस्तों एक माहौल बन जाए हिंदू मुसलमान का, और फिर आगे क्या होता है ये तो आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर दोस्तों वोट मांगती है, हिंदुत्व के नाम पर वो राजनीति करती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में सोते भी हैं या फिर रात भर प्लानिंग बनाते रहते हैं कि कल कौन से बयान को तोड़ना मरोड़ना है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को लग रहा है एक से बड़े एक झटकर। दरअसल आपको बताते चले पशुपति पारस ने बीजेपी छोड़ दी है, लेकिन चिराग पासवान को हाजीपुर से उतारा है। अब खबर निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान के सामने हाजीपुर से पशुपति पारस को उतारेगी कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन। आपको बताते चले पशुपति पारस ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है और वो जो है इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन में अगर पशुपति पारस शामिल होते हैं तो इससे बीजेपी को एक बड़ा झटका तो लगेगा ही, और इससे ये भी साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों का यूज़ करती है। दोस्तों पशुपति पारस का पहले यूज़ किया, अब जब चिराग पासवान को अपनी पार्टी में ले आई तो अब पशुपति पारस को निकाल फेंका, क्योंकि बीजेपी को लग रहा होगा कि चिराग पासवान युवा नेता है, अब लोगों की अपीलें वोट उनकी तरफ होंगे, इसलिए हम इन्हें निकाल देते हैं पशुपति पारस को। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल पशुपति पारस जो है उन्होंने अब मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के ख़िलाफ़, और उनका कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उद्धव ठाकरे भड़के। राज ठाकरे के बीजेपी में ज्वाइन करने पर उद्धव ठाकरे ने कहा मोदी मैजिक अब ख़त्म हो गया है, 10 साल में मोदी मैजिक हुआ हवा हवाई। जाहिर सी बात है दोस्तों 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी को लोग पसंद करते थे और जो लोगों को लगा था कि प्रधानमंत्री देश में आकर ज़रूर कुछ करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोल ही कुछ इतने बड़े बड़े बोल दिए थे कि मैं आऊँगा तो महंगाई हटा दूँगा, गरीबी हटा दूँगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी को लेकर अब आपको बताते चले मोर्चा खोल दिया है उद्धव ठाकरे ने। राज ठाकरे के बीजेपी ज्वाइन करते ही उद्धव ठाकरे भड़क गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी कितनों को इकट्ठा कर ले, अब की बार वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन की हवा से ही बीजेपी में डर है, जो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं वो सिर्फ एक जुमला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी सिर्फ 400 पार का जुमला देती रह जाएगी, उधर विपक्ष खेल कर देगा। आप समझिए दोस्तों 400 पार तो यूं भी नहीं हो रहा है बीजेपी का कहीं से। अगर हम बात करें तमिलनाडु की 40 सीट की तो दोस्तों तमिलनाडु में बीजेपी के खाते में तो सीटें जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो बंगाल में कांग्रेस और ममता का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन जगहों से तो बीजेपी को हाथ धोना ही पड़ेगा। तो ये कितनी सीटें हो गई, कम से कम 82 सीटें मानकर चलिए, है ना। ऐसे में दोस्तों तमाम बड़े राज्य जहाँ से सीटें लड़ने की बात
हो रही है। अभी अभी इसमें कई राज्य हैं, जैसे कि आप ले लीजिए कर्नाटक है और जो है यहाँ पर तेलंगाना है दोस्तों, तमाम जगहों पर सीट शेयरिंग चल रही है। लेकिन आपको बताते चलें, दिल्ली की लोकसभा सीटें हैं, पंजाब की सीटें हैं, यहाँ बीजेपी ज़्यादा दमखम में नहीं है। देखिए, जिन राज्यों में बीजेपी मजबूत नहीं है, कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु में 40 सीटें हैं, बीजेपी वहाँ पर मजबूत बिल्कुल नहीं है। आप खुद जान रहे हैं कि तमिलनाडु, जितने भी साउथ के एरिया हैं, वहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। और क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगा इन दो सरकारों का, इसलिए तमिलनाडु में भी कांग्रेस मजबूत है। अगर हम बात करें दोस्तों हिमाचल की, तो हिमाचल में भी कांग्रेस लीड लेती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर भी कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर है दोस्तों, जो बात सच है वो सच बताएंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में कांग्रेस वहाँ परफॉर्म अच्छा करेगी, क्योंकि उसने प्रचार ज़बरदस्त तरीके से किया। लेकिन ज़्यादा सीटें अखिलेश जीतेंगे, ये बात सच है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों जो यहाँ पर दिल्ली की, तो दिल्ली में 7 सीटें, 7 सीटों में से चलिए ये मानकर चलिए लगभग के पूरी की पूरी 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कांग्रेस और आपका गठबंधन लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसे में बीजेपी के पास दोस्तों अब राज्य बटे हैं, उत्तर प्रदेश ही एक बड़ा राज्य है और बिहार में दोस्तों तेजस्वी यादव का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस वहाँ पर इतना दम नहीं दिखा पाएगी जितना कि तेजस्वी यादव की आरजेडी दिखाएगी, लेकिन क्योंकि आरजेडी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है, इसीलिए जाहिर सी बात है आरजेडी की सीटें मतलब इंडिया गठबंधन की सीट है, तो वहाँ पर भी तेजस्वी सबसे शक्तिशाली नेता है। हाँ, ये बात सच है कि वहाँ पर नीतीश और बीजेपी मिलकर तेजस्वी को टक्कर ज़रूर देंगे, लेकिन तेजस्वी के खाते में फिर भी ज़्यादा सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये आकलन जो बैठ रहा है दोस्तों, इसमें तो मुझे कहीं नहीं लग रहा कि बीजेपी दोस्तों 200 के पार भी कहीं जा पा रही है, क्योंकि अब की बार विपक्ष ने जिस तरीके से गठबंधन बनाया है और जिस तरीके से उसको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि फ़िलहाल दोस्तों कई ऐसे राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर हो जाएगा, बीजेपी की ज़मानत तक जब्त हो जाएगी और बचाना बहुत मुश्किल है अब की बार बीजेपी को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब लोग बीजेपी को चुनने वाले हैं। दूर से भले ही बीजेपी माहौल बना रही थी, बीजेपी का खेल तब बिगड़ गया जब चुनावी बॉन्ड वाला मामला उठा। अब तक बीजेपी राम मंदिर पर वोट मांग रही थी और उसके बाद बीजेपी ने CAA ला दिया, लेकिन उसकी पोल जब खुल गई, जब चुनावी बॉन्ड वाले मामले के धीरे धीरे परतें हटना शुरू हुई, और यकीन मानिए ये बीजेपी के हार का सबसे बड़ा कारण भी बनेगी। मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कह रहा हूँ, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हार का सबक अगर कोई बनेगा दोस्तों, तो वो यही चीज़ है कि बीजेपी के ऊपर इस तरीके की ये चीज़ जो लागू होगी, क्योंकि मैं आपको बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ का झटका तो लगना ही है, क्योंकि बीजेपी ने जो देश की जनता के साथ किया है उस सबक का जवाब का सवाल का भी जवाब मिलेगा उसे, और जनता चुप बैठने वालों में से नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, देश की राजनीति में आज बदलाव की ज़रूरत है। अगर देश में राजनीति नहीं बदली दोस्तों तो बहुत कुछ बदल सकता है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले अब लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम लोग एकजुट हो गए। तमाम लोगों ने ये सपोर्ट किया और ये चीज़ बोली है कि फ़िलहाल अगर देश को एकजुट नहीं किया गया दोस्तों, देश का सम्मान नहीं किया गया, तो देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जगह को घेर सकते हैं। इसीलिए जो यहाँ पर दोस्तों हम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ है कि फ़िलहाल तमाम मुद्दों पर जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है, और ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी को ये समझना होगा कि वो किन मुद्दों पर बात कर रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि बीजेपी दोस्तों देश की विचारधारा के साथ लगातार खेल रही है, और हमने इस चीज़ को दबोच भी लिया है, उसको कहीं ना कहीं जो किया गया है उसको रोकने के लिए। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर गरजते हुए नजर आए हैं दोस्तों जो यहाँ पर रेवंत रेड्डी ने दोस्तों तेलंगाना में BRS के कई नेता तोड़ लिए, यानी कि अब तेलंगाना में होने वाला है खेल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, BRS के बहुत सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है तेलंगाना के CM है रेवंत रेड्डी ने। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस की रणनीति तैयार है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को